आप स्केचिंग करो या फाइनल आर्टवर्क बनाओ, वहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, जो कि आपको आपके ड्राइंग स्किल्स के लेवल पर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, जो कि स्पेशल वही चीज़ स्केच करने पर या वही चीज़ ड्रॉ करने पर आप सीखते हो। हे एवरीवन, दिस इज आदर्श, वेलकम बैक टू मास्टर द स्केचिंग सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बर्ड्स के ऊपर बात करेंगे कि हम बर्ड्स को स्केच क्यों करना चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बर्ड्स को और एनिमल्स को स्केच करना। देखिए, जब हम ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, अपना जो बेसिक फंडामेंटल्स पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो हम रेंडमली तो वैसी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं पहले से, लेकिन हम जब एक्चुअल में इन फंडामेंटल्स को समझना स्टार्ट करते हैं तो हम मेन कोर की सारी चीज़ें समझते हैं कि हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एक शेड्यूल के साथ सारे वर्क को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी शुरुआत से ही बहुत से आर्टिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में वैसे ही इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पोर्ट्रेट और फिगर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसी के चलते जब भी वह स्केच करते हैं या ड्राइंग करते हैं तो मेनली इन्हीं सब्जेक्ट पर वह ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप एक ह्यूमन पोर्ट्रेट को या ह्यूमन फिगर को देखो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही होती है। अगर एक ह्यूमन, जो कि मैं एक स्कल्पचर के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि शायद देवी प्रसाद राय चौधरी जो बंगाल स्कूल के टाइम पीरियड के आर्टिस्ट रहे, उनका एक स्कल्पचर है श्रिम्पर विजय। तो उसमें आप देखो, जो स्कल्पचर है उसमें जो चार लोग हैं वो एक पत्थर को खिसका रहे हैं। तो आप जो एक भारी पत्थर को खिसकाते टाइम जो एक मसल्स में जो तनाव होता है, तो वो एग्जैक्ट उनके स्कल्पचर में आप देख सकते हो कि जो मसल्स हैं कितना टाइटली, कितना बहुत डीपली आप एक चीज देख सकते हो कि एकदम रियल आपको फील होगा कि एक्चुअल में हाँ ये पुश कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जब आप अलग अलग टाइप की ह्यूमन फिगर्स को, पोर्ट्रेट्स को जब आप स्टडी करते हो तो वो मसल्स वर्क करती हैं वहाँ पे। और हम अक्सर क्या करते हैं एज अ ह्यूमन, हमारी ये रहती है टेंडेंसी कि हम डिटेल्स में फंस के रह जाते हैं। तो वहाँ पे जब आप स्केच करने जाते हो तो आप फिर आप ह्यूमन की जो फ्लो है, जो ह्यूमन की बॉडी की रिदम है, उसमें स्टार्टिंग से उसकी मसल्स की जो बारीकियां हैं, जो खिंचाव है, जो तनाव है, उसमें फंसने लग जाते हो। बहुत छोटी से छोटी चीजें भी देखने लग जाते हो। लेकिन वो अपने एक उस सब्जेक्ट की अलग महत्वता है कि आपको जब उस सब्जेक्ट की स्टडी करो तो वो अलग चीज है। लेकिन आप जब एक स्टिल लाइफ को स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको शेप्स को सिंप्लीफाई करने में काफ़ी आसानी रहती है। आप उनको इजीली बेसिक शेप्स में सिंप्लीफाई कर पाते हो, इजीली ड्रॉ कर पाते हो। तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग एक इम्पोर्टेंस है। उसी तरीके से जब आप बर्ड्स को, जब आप एनिमल्स को स्केच करते हो, और हालांकि मैं यही सजेस्ट करता हूँ शुरुआत से ही कि स्टिल लाइफ के बाद डायरेक्ट ह्यूमन के पोर्ट्रेट और फिगर्स से पहले आप बर्ड्स को, फिर उसके बाद एनिमल्स को स्केच कीजिए। बर्ड्स जो होते हैं उनमें जो राउंडनेस होती है वह बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। उनकी बॉडी गोल सी रहती है। जबकि आप देखो, और जो जानवर होते हैं, जो हाथी हुए, शेर हुए, कुत्ते हुए, हिरन हुए, जिराफ हुए, तो उनमें भी रिदम रहती है। तो ऐसी चीज़ों में जब आप लाइन की प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे लाइन सर्कल्स को आप बर्ड्स में, उनकी चोंच, उनके पंख काफ़ी ज़्यादा राउंड ही रहते हैं, उनमें राउंडनेस रहती है। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप फ्लो को सीखोगे, सिंप्लीफाई करना भी सीखोगे। इसलिए मैं मेनली बर्ड्स के ऊपर भी ज़्यादा जो है अपनी तरफ से वो देता हूँ प्रेशर कि बर्ड्स को भी स्केच करना चाहिए। जब आप स्केचिंग करो तो स्केचिंग तो ठीक है, जब आप वैसे भी जब वो लॉन्ग आवर स्टडीज या शॉर्ट आवर स्टडीज का तो वहाँ पे अभी सारे सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि अगर आपको पोर्ट्रेट पसंद है तो केवल पोर्ट्रेट, क्योंकि हर सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया कि जो बर्ड्स, जो एनिमल्स हैं, उनमें थोड़ी राउंडनेस ज़्यादा फील होती है। उनके मूवमेंट को आप अच्छे से देख सकते हो। खैर, हम जब जेस्चर्स करते हैं तो वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पे हमारा मेन गोल तो मूवमेंट के ऊपर ही रहता है। लेकिन एक पर्टिकुलर आप जब भी बर्ड्स को ऑब्जर्व करो, चाहे वह पीकॉक हो या स्पैरो या पैरेट हो, तो वहाँ पे थोड़ी राउंडनेस ज़्यादा देखने को मिलती है। और मेनली वो जो बर्ड्स होते हैं वो ओवल और सर्कल में इजीली आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस ये दो जो होते हैं ओवल और सर्कल शेप्स, उनमें आप इजीली किसी भी बर्ड को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो
आज के इस वीडियो में हम बर्ड्स को ही सिंप्लीफाई करके, बर्ड्स को ही स्केच करके देखेंगे और कुछ स्केचिंग के बारे में बेसिक्स को भी समझेंगे, ताकि आप जो मिस्टेक्स होती हैं और जो किस तरीके से प्रोसेस होती है उसके बारे में भी समझ सको। अब यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो एक पीकॉक का है, और इस पिक्चर में थोड़ा पीकॉक आपको ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा उसमें डिटेल से दिख रही होगी, क्योंकि एक क्लोजअप फ़ोटो है ये, जहाँ पे बहुत नज़दीक से इसको लिया गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि आप कितने बड़े बड़े जो कर्व्स होते हैं उनको बना सकते हो, कितनी ज़्यादा राउंडनेस वाली चीज़ों को एक कितने बड़े सर्कल में ले सकते हो। यहाँ पे हम जैसे चोंच बना रहे हैं, चोंच की जो छोटी मोटी बारीकियाँ हैं कि कहाँ पे थोड़ी टेढ़ी है, कहाँ पे थोड़ी मोटी है, कहाँ पे पतली है, वो चीज़ आपको नहीं बनानी। आपको जस्ट बस देखना है कि इस तरीके से फ्लो कर रही है और उसी डायरेक्शन में अपनी पेन को मूव करना है। अब यहाँ पे मैं पेन की हेल्प से स्केच कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर हो तो पहले आप पेंसिल की हेल्प से स्केच कीजिए, क्योंकि पेंसिल का फ्लो पेन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्मूथ रहता है और उससे आप ज़्यादा अच्छे से पहले से ही बचपन से यूज़ करते आ रहे हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। इसलिए पहले आप पेंसिल का यूज़ करके स्केच कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप पेन की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। और पेन के भी यूज़ करने के अलग रीजंस रहते हैं। हालांकि अगर आप पेन का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा लाइट ड्रॉ किया करो, क्योंकि इसमें आप इरेज नहीं कर सकते। और हालांकि इसका मज़ा भी अलग आता है, लेकिन आपको केवल अब यहाँ पे देखनी क्या है, राउंडनेस। और पेन को उसी डायरेक्शन में बस एक थोड़ा हल्का हल्का पहले तो मूव करना है कि हाँ कि यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके बाद आपको क्विकली लाइन खींचनी है, जिससे कि एक फ्लो दिखता है लाइन में कि हाँ यहाँ पे फ्लो है। अब यहाँ पे हम जो आँख बना रहे हैं उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि आँख और उसके ऊपर के पार्ट में बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कितना डिफरेंस है। जब हम स्टडीज़ करते हो और जो स्केचिंग होती है वो भी शॉर्ट आवर स्टडीज़ का ही पार्ट है। जब हम लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हैं जहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के स्केचेस बनाते हैं, ज़्यादा टाइम लगा के हर एक लाइन को ऑब्जर्व करते हुए सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे हम फिर सारी चीज़ों को एग्जैक्ट सेम टू सेम बनाने के ऊपर ट्राई करते हैं। लेकिन स्केचिंग का मतलब थोड़ा अलग है। स्केचिंग में हम फील कैप्चर करते हैं, तो वह उस फील को कैप्चर करने के पीछे का रीज़न ये है कि आप ये देखो कि जो लाइन आप खींच रहे हो उसके पीछे क्या रीज़न है कि आप उसको इतना राउंडनेस के साथ खींच रहे हो या इतना स्ट्रेट खींच रहे हो। अब हमने जो अभी यहाँ पे जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो डार्कनेस ऐड कर रहे हैं, तो वो हम क्यों कर रहे हैं, जो वाई है जिसको हम बोलते हैं क्यों। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तब तो आप स्केच नहीं कर सकते उतना अच्छे से। स्केचिंग में आपको यह देखने से ज़्यादा कि आपके सामने क्या है उसको फील करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम उसकी गर्दन को बना रहे हैं, तो वह कितनी टेढ़ी है, कितना उसमें फ्लो है, कैसी है, मोटी है, पतली है, तो वो आपको देखने से फील आना चाहिए। फिर उसके बाद आप जब स्केच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके वर्क में फ्लो भी आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी, साथ में आपकी इमेजिनेशन भी डेवलप होगी किसी भी स्केच को क्विक फॉर्म में इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाने के लिए। स्केचेस रहते हैं वो जब आप वाटर कलर स्टडीज़ करते हो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप शॉर्ट टाइम में क्विकली, एक फास्टेस्ट मीडियम है, तो वहाँ पे आप फिर क्विकली जब स्केच करते हो तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। इसलिए ही हम, और स्केचिंग के कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमारी आइज़ भी ट्रेंड होती है चीज़ों को क्विक फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए, आर्ट ऐसा विषय है, जो ड्राइंग है ऐसा विषय है जिसमें आपकी आंखें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा आपका ब्रेन इम्पोर्टेंट है। आप आंखों से जो देख रहे हो, क्या आपका ब्रेन उस चीज़ को सिंप्लीफाइड कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पर्सन को आप खड़े करके उससे बोलोगे तो कि ये इस आर्ट वर्क में डिटेलिंग्स कैसी लग रही, तो वो भी बता देगा कि डिटेलिंग्स है इसमें, अच्छा लग रहा है, और वो इजीली इस डिटेलिंग्स को देख सकता है। लेकिन आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका ब्रेन इतना ज़्यादा कैपेबल, इतना ज़्यादा आपका ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी आइज़ ने उसको देख के, आपकी आइज़ ने सब्जेक्ट को देखा तो आपका ब्रेन उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर पाए कि मुझे इस लाइन को, हाँ इसमें डिटेलिंग्स है, इस सब्जेक्ट में डिटेलिंग्स है, लेकिन मुझे कितना दिखाना है ये सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ये आप पर डिपेंड करता है। और स्केचिंग का एक और बड़ा रीज़न है, जब कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है
तो वहाँ पे 5-10 मिनट का टाइम निकाल के हम इजीली स्केच कर सकते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस भी मिस नहीं होती। अब यहाँ पे हम एक और सब्जेक्ट को ले रहे हैं, लेकिन एक और चीज़, अगर आप केवल स्केच कर के स्केचिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो स्केचिंग केवल स्केच करने से इम्प्रूव नहीं होती है। अब जैसे कि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, यहाँ पे हम बर्ड्स को स्केच कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप उसको कितना इजीली सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें हर एक बर्ड में राउंडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उसके फेस में सर्कल। अब यहाँ पे इसकी जो गर्दन है उसमें एक लंबा सा ओवल बन रहा है, तो आपको इस तरीके से देखना है। और उसके जो नीचे के पंख है उसमें भी एक मुझे वो सर्कल दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे हालांकि उन चीज़ों को डिकोड नहीं करते कि हाँ ये दिख रहा है तो हम उसको ड्रॉ करें, हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे केवल फ्लो के आपको जो दिख रहा है उसको अपने माइंड में इमेजिन करते हुए फिर उसको ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही तो आप उन शेप्स में पहले सिंप्लीफाई करके भी स्केच कर सकते हो। लेकिन आप इसको अब जैसे कि यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हमने एक ही लाइन में कवर किया, ताकि एग्जैक्ट आप जो फ्लो है उसको बस एक ही लाइन में जब आप करते हो तो आप यहाँ पे उसको केवल सिंप्लीफाई करके स्केच कर रहे हो। यहाँ पे हमारा गोल उस सब्जेक्ट को एग्जैक्ट मैच करना नहीं है, हमारा बस यहाँ पे गोल है कि जो लाइन के फ्लो है उसको हम सब्जेक्ट की डायरेक्शन में, सब्जेक्ट की रिदम में उसको बिठाएं और उसको स्केच करें। स्केचेस कुछ इस टाइप से रहते हैं कि जो आप जैसे कि एक मान लीजिए अरिजीत सिंह है, बहुत सारे लोग उनके फ़ैन हैं, लेकिन जब वो एक कॉन्सर्ट करने जाते हैं तो वो उनकी फाइनल परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में वो जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी रियाज करते हैं, ये स्केचेस कुछ उसी तरीके के हैं। जब आप फाइनल वर्क्स बनाते हो तो वो किसी और को दिखाने के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप फिर सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से करते हो कि आपकी गलतियाँ ना हो, आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा बने ताकि दूसरे लोग उससे अट्रैक्ट हो। लेकिन जो स्केचेस रहते हैं वो विद इन द टाइम ही इम्प्रूव होते हैं, और आप जब स्टडीज़ करते हो, लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हो, वैल्यूज़ की स्टडीज़ करते हो, लाइन को इम्प्रूव करते हो, तो वहाँ पे उसी नॉलेज के बेस पे आप गलतियाँ देखना सीखते हो, फिर तभी स्केचेस इम्प्रूव होते हैं। और ये स्केचेस भी कुछ उसी टाइप से रहते हैं कि आपकी एक प्रैक्टिस रहती है, जहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कि अभी हम लाइन के फ्लो को, बर्ड्स की शेप्स को समझने के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम कंपोजिशन को भी समझते हैं, जहाँ पे जो कंपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम मान लीजिए 10 बर्ड्स को एक साथ आपको स्केच करने के लिए बोलें और कहें उनको एक कंपोजिशन में अरेंज कीजिए ताकि वो एक खूबसूरत सा सारी चीज़ें एक अच्छी विजुअली अपीलिंग लगे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे। तो वहाँ पे हम स्केचेस के थ्रू ही फिर सारी चीज़ों को अरेंज करके अलग अलग टाइप से देखते हैं कि कहाँ क्या इसको यहाँ पर रखना चाहिए या इस सब्जेक्ट को यहाँ पर रखना चाहिए ताकि अच्छा लगे। तो वहाँ पे हम कंपोजिशन को समझने के लिए, किसी कलर मीडियम को समझने के लिए स्केच करते हैं, या हम किसी और चीज़ को, वैल्यूज़ को समझने के लिए भी स्केचेस करते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्केच कर क्यों रहे हैं। जब तक आपको स्केच का गोल पता नहीं रहेगा कि आप क्यों स्केच कर रहे हो, तब तक स्केच को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे जो मैं लाइटिंग दे रहा हूँ, जो हेचिंग कर रहा हूँ, वो भी लाइटनेस और डार्कनेस के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ कि कहाँ पे कितना लाइट है, कितना डार्क है, और हमें कितना देना है, कितने पार्ट को यहाँ पे हमें रखना है केवल लाइट पार्ट में। और यहाँ पे हम 4 वैल्यू मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली 4 वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें एक बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यू रहती है और दूसरा रहता है हमारा पेपर, और थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू जो मतलब बीच की 2 वैल्यू रहती हैं वो मिड वैल्यूज़ रहती हैं। तो केवल इन 4 वैल्यूज़ का यूज़ करके हम अपने जो सब्जेक्ट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और मोर के सब्जेक्ट को लिया, जो इसको हम मोरनी बोलते हैं, और इसमें आप केवल यहाँ पे एक बड़ा सा पीछे की साइड सर्कल हमको दिख रहा है और ऊपर एक उसके फेस के लिए सर्कल दिख रहा है। तो यहाँ पे केवल आप कुछ ही 1-2 सर्कल्स, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं शेप्स में हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है। जो सब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो, जो स्केच कर रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पे जो बर्ड है वो पीछे की तरफ उसका पार्ट है वो इतना ज़्यादा विजुअल हो नहीं रहा है, पीछे वाला पार्ट, लेकिन आगे का पार्ट क्लियरली विजुअल हो रहा है और वो साइड में दिख रहा है। और ये कुछ साइड से फ़ोटो ली गई है, तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे
कौन सी चीज़ कितनी दिख रही है, जो कि मैंने बोला वाई क्लियर करना, तो वो ज़रूरी है कि हाँ ये वर्ड ऐसे दिख रहा है। और जब आप फील करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको फिर अपने आप के दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी कि हाँ ये इसका शेप अगर ये ऐसे मुड़ जाएगा तो इसका शेप ऐसे चेंज होगा, अगर ये पीछे की साइड से दिखेगा तो ऐसे, तो फिर आप इमेजिन कर पाओगे और खुद से भी ड्रॉ कर पाओगे। एक और डाउट जो काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि जब हम स्टडीज़ कर सकते हैं, लॉन्ग आवर स्टडीज़ कर सकते हैं, तो हमें फिर शॉर्ट आवर स्टडीज़ के अंदर ये स्केचिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो स्केचिंग बेसिकली आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करता है। इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे और कमेंट पर ज़रूर से बताइएगा कि जब आप, कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आती है कि हम ये सोचते हैं कि जब मुझसे सही बनने लगेगा, मोस्टली आर्टिस्ट के साथ ये चीज़ होती है कि हम ये बोलते हैं कि जब आपसे सही बनने लगेगा तभी आप स्केच करोगे या ड्रॉ करोगे, ताकि जब आप किसी को दिखाओ तो वो अच्छे लगे। तो उसी चक्कर में हम फिर कई दिन तक प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब अच्छा बनने लगेगा तब स्केच करेंगे। और एक बात आप खुद ही समझिए कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ इम्प्रूव कैसे होगी। तो जब आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक प्रैक्टिस नहीं करते उससे आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्केच कर सकते हो, जिससे कि आपका एक तो प्रैक्टिस मिस नहीं होती, दूसरा आप यहाँ पे खुल के काम कर सकते हो एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये परवाह नहीं करनी है कि आप की क्या गलतियाँ होगी, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर सकते हो। अगर आप लाइन के ऊपर काम कर रहे हो तो हाँ मुझे पता है कि, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मुझे पता है कि मुझे कर्व्स के ऊपर, कर्व लाइन के ऊपर काम करना है, तो आप उसको करोगे, भले ही उसमें गलतियाँ हों, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो, खुद ही इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप फिर खुल के ये चीज़ें कर पाते हो। वहाँ पे आप देखिए कि जो उसकी गर्दन वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ी राउंडनेस है और उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी लाइट में भी डार्कनेस है हल्की सी, तो आप उसको देखिए। और जो वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग है वो तभी आएगी जब आप वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करोगे, वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। और मैंने जो वैल्यूज़ के ऊपर है वो वीडियो पहले से ही इस चैनल पर डाल रखे हैं, तो उनको जाके ज़रूर से देखिए। वैल्यू स्केल के ऊपर भी वीडियो डाल रखा है और फ्लैट वैल्यूज़ के ऊपर भी वीडियोस डाल रखे हैं। और जो 4 वैल्यू मेथड है जिसको हम स्केचिंग में और बाकी की स्टडीज़ में भी यूज़ करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बाकी की मिड वैल्यूज़, जो इन 4 वैल्यूज़ की मिड वैल्यू होती है, फिर उनको भी हम अरेंज करते हैं, तो वो हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने एक अलग सा सब्जेक्ट लिया जो कि मोर यहाँ पे पेड़ पे बैठा है, और यहाँ पे ना आपको उसका फेस क्लियरली बहुत ज़्यादा विजुअल हो रहा है, बस आपको उसका एक शेप दिख रहा है। वो बड़े मेनली बड़े शेप यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि स्केचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जब बड़े शेप दिखते हैं तो आप उनको इजीली देख के बिना डिटेलिंग्स के आप स्केच कर पाते हो। और स्केचिंग आपको एक चीज़ और सिखाती है जो कि डिटेल्स को इग्नोर करना। तो आप जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखोगे, और जो यहाँ पे मैं शब्द बार बार दोहरा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन करना, वैल्यूज, तो ये शब्द अगर आप 10 चीज़ें देखोगे, 10 वीडियोस देखोगे, तो मेरे अगर 10 वीडियो देखो या मेरे जैसे आर्टिस्ट के 10 वीडियो देखो, तो वही सेम चीज़ रहेगी। अगर आप मिला जुला के सारी चीज़ें, अगर एक कुछ वर्ड्स निकालना चाहो तो यही कुछ वर्ड्स सामने आएंगे। लेकिन हमें क्या है, हम तो 10 चीज़ें देखते हैं और 10 चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए, आप जो भी चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो तो उसको जब आप पर्टिकुलर सीखना स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं है, आप जितना ज़्यादा, लोग बोलते हैं कि जी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत गलत बात है। मैं कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता। आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम में रहोगे। क्योंकि एग्जैक्ट अगर वही चीज़ मैं 10 तरीके से आपको बताऊँ तो उसका मतलब बदलने वाला नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि सब्ज़ी में 1 चम्मच नमक डालना है, अगर मान लीजिए मैंने इससे बोला 100 ग्राम नमक डालना है, तो 100 ग्राम नमक आप एक कड़छी से डालो, 1 चम्मच से डालो, हाथ से डालो या डिब्बे से डालो, वो नमक 100 ग्राम ही पड़ेगा और आप उसको 100 ग्राम ही डालोगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। आप उनको कैसे कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जो भी सीखते हो उसमें आपको कभी नॉलेज नहीं मिलती, वहाँ पे आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, जो कि नॉलेज मेरी है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ इन्फॉर्मेशन। अब आप जब इस पर वर्क करोगे तो आप भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे और यही सिलसिला चलता रहता है।
आप फिर जब नई चीज़ें सीखोगे तो वो आपके लिए नॉलेज होगी कि आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके नॉलेज गेन की। फिर उस नॉलेज के बेस पर आप फिर दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप उससे और नॉलेज गेन करोगे, तो यही सिलसिला चलता रहता है। और आप जब किसी और को देते हो तो उसको एज अ इन्फॉर्मेशन देते हो, ना कि नॉलेज के रूप में। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे करनी हो, तो आप इस पर जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक आप उसको ना समझ पाओगे, ना उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे जो पंख हैं, जैसे कि अभी हम पंखों में जो नीचे की तरफ है डार्कनेस दिख रही, क्योंकि जो पंखों का ऊपर वाला पार्ट भी दिख रहा है और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट भी दिख रहा है, क्योंकि मोर पेड़ पर बैठा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे केवल नीचे वाले पार्ट को थोड़ा डार्क रखा है। और यहाँ पे जो ये जो उड़ने वाले पंख रहते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से, वहाँ पे जो ब्लैकनेस है। और आप ये हमेशा याद रखना कि अगर कहीं आपको ब्लैक कलर दिखे तो ब्लैक कलर को एकदम ब्लैक नहीं कर देना कि हाँ ये ब्लैक कलर है तो ये डार्क ही होगा। कई बार ब्लैक कलर लाइट पड़ने पर भी शाइन करता है और लाइट होता है। तो आपको ये देखना है उसकी एग्जैक्ट डायरेक्टनेस है कितनी, उसको ब्लैक कलर में या रेड कलर में कंपेयर नहीं करना। जब आप हैचिंग करो यानी कि वैल्यूज़ दो या शेडिंग करो, जो शेड्स हम देते हैं, हालांकि इसको शेडिंग नहीं बोलते, इसको वैल्यूज़ देना बोलते हैं। और आप फिर यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहे हो, पेन का यूज़ कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, केवल वैल्यूज़ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखा करो कि कलर कौन सा है, वो आपको नहीं देखना, आपको बस इतना देखना है कि ये कितना डार्क है या कितना लाइट है। और इसी मेथड के बेस पर हम सारी वैल्यूज़ की प्लेसमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी कुछ लाइंस को डार्क भी कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो शेप है वो सही से दिखे। हालांकि अगर मैं पर्सनली खुद जब अपनी प्रैक्टिस के लिए ये स्केचेस बनाता हूँ तो मुझे इतना भी टाइम अगर नहीं देना हो तो मैं नहीं देता हूँ कि हाँ ठीक है लाइट ही अच्छा लग रहा है तो लाइट ही सही, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, ताकि आप इम्प्रूव सही तरीके से कर सको। इस वीडियो में शायद म्यूज़िक नहीं है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोर भी होके पहले से ही हट गए होंगे, लेकिन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आप इतना सीरियसली अपनी स्किल्स पर वर्क करना चाहते हो कि आप अभी तक इस वीडियो से कनेक्टेड हो। तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ। तो आप कनेक्टेड रहिए और अच्छे से अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, सही से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि और भी जो डीप अंडरस्टैंडिंग्स हैं अभी उनके ऊपर काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन फ्यूचर हम वाटर कलर के ऊपर भी एक जो सेशन है, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कंप्लीट सीरीज़ है, उसको लॉन्च करेंगे ताकि आप वाटर कलर के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर सको। अब यहाँ पे जो एक और सब्जेक्ट है, अब इसमें आप क्या देखते हो, जो गर्दन है वो एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है पीछे के पार्ट के कंपैरिजन में। तो बस यहाँ पे बस यही है कि आपको केवल शेप को देखना है, शेप को देखना है कौन सा शेप बन रहा है और कितना फ्लो है, कितना मुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम इतना ही करके इसको छोड़ सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और आगे स्केच करूँगा ताकि आप एग्जैक्ट समझ सको कि कितना क्या करना है, कैसे करना है। अब इसके जो पीछे का जो सिर का जो उसके सिर पे रहता है कलगी, तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया ताकि दिखे, लेकिन एग्जैक्ट आप सब्जेक्ट में उसको देखो तो वो उतना अच्छे से विजुअल हो भी नहीं रहा है कि जितना मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब आपको मान लीजिए मुझे इसको ज़्यादा दिखाना है या कम दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे स्केचिंग में मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहूँ कि मोर के मैं इस साइड भी एक मुंह लगा दूँ, दो यहाँ पे मोर के मुंह को कंबाइन कर दूँ, तो वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। स्केचिंग इज द इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये स्केचिंग एक खुद में एक्सपेरिमेंटेशन है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। और यहाँ पे अब हम थोड़ा इसके गर्दन के नीचे वाले पार्ट में भी थोड़ी सी यहाँ पे डार्कनेस ऐड करेंगे ताकि जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सही लगे। स्केचिंग हो चाहे स्टडीज़ हो, वहाँ पे केवल दो ही चीज़ पर वर्क कर सकते हो आप, एक तो लाइंस के ऊपर जो कि आपकी ड्राइंग स्ट्रक्चर है, दूसरा वैल्यूज़ के ऊपर। और केवल यही दो चीज़ें अगर आपने सही कर ली तो कोई भी कलर मीडियम हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आप उसको ईजीली टैकल कर लोगे, ईजीली ड्रॉ कर लोगे और बाकी के कंपेरिजन में बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। लेकिन आपको उन पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास तो पहले कंसिस्टेंसी पर वर्क कीजिए, मतलब
अपन डेली प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो लेकिन नहीं कर पाते हो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कीजिए और फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए और सीरियसली वर्क कीजिए। इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट अपने वर्क में देखने को मिलेगी। और जो कि यहाँ पे और भी वीडियोज़ हैं, सीरीज की प्लेलिस्ट है और बाकी की और भी वीडियोज़ डली हैं जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड हैं, उनको भी देखिए ताकि आप फिर स्केचिंग पर सीरियसली और अच्छे से वर्क कर पाओ। अब ये तो रही वर्ड्स के बारे में सारी जो भी नॉलेज मैं आपको बताना चाहता था, जो भी सारी चीज़ें। अब आपका काम केवल ये नहीं है कि आप केवल वर्ड्स को देख के बस कॉपी कर लो, एक्चुअल में समझा करो कि अगर कोई वर्ड जैसे कि मोर है तो वो अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में देख भी रहा है तो उसकी बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है, किस तरीके से बॉडी शेप बना रही है, उस चीज़ को देखो। जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे वाई का होना बहुत जरूरी है। WHY, वाई मतलब क्यों। अगर आप एक लाइन खींच रहे हो तो हाँ, वहाँ पे हमारा काम है उस लाइन को एग्जैक्ट सेम टू सेम स्केच करना। मतलब स्केच में तुम फील करते हैं, लेकिन जब हम लाइव लॉन्ग स्टडीज करते हैं तो वहाँ पे हमारा गोल रहता है कि हम एग्जैक्ट सेम टू सेम उसको ड्रॉ करें। लेकिन उस सेम टू सेम ड्रॉ होने के पीछे, उस लाइन के पीछे आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन क्यों ऐसी तिरछी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी नॉर्मली बैठा हूँ, अगर मैं अपनी गर्दन को थोड़ा खींच लूँ तो वहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस खिंचाव के कारण ये लाइन ऐसी जा रही है। यहाँ पे अगर कोई लाइन बन रही है देखिए इस तरीके से, तो मैंने अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा खिंचाव दिया तो यहाँ पे जो लाइंस बन रही है तो आपको दिखनी चाहिए यार कि हाँ ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे इस बंदे ने खिंचाव किया। या कोई कहीं पे मूवमेंट हो रही है तो बॉडी पार्ट्स खिंचाव ले रहे हैं या कहीं उनकी शेप चेंज हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया। और यही चीज़ रहती है जब वैल्यूज़ के टाइम पे कि जो शेप्स बन रही हैं तो कहाँ पे किसकी परछाई बन रही है, आपको वाई क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वाई को क्लियर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो इमेजिनेशन वाला पार्ट आता है, खुद से कोई चीज़ ऐड करना, कोई चीज़ रिमूव करना, उसको चेंज करना, तो आप उसको कर सकते हो। और हम कुछ इस टाइप की भी स्टडीज़ करते हैं जहाँ पे हम जो सब्जेक्ट है उसको सेम ही रखते हैं, उसकी लाइटिंग्स को हम खुद चेंज करते हैं, वो भी इमेजिनेशन से, जो कि बहुत बात का विषय है। अभी फ़िलहाल अपनी ड्राइंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए। और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ समझते हुए प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते हुए, एक एक करके अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते हुए आप धीरे धीरे पोर्ट्रेट और फिगर्स को भी इजीली फिर टैकल कर लोगे। और बाकी की आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू डेली रखनी है, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये एक लॉन्ग जर्नी है, तो इसमें आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो डेली काम कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।